वो भी बड़ा दिलचस्प प्रयोग था, एमपी अजब है सबसे गजब है। वो यशोधरा जी अपने आप दिखाती होंगी मुख्यमंत्री को। अच्छा। बट वो टूरिज्म मिनिस्टर थी, यस, उनको उनके साथ इंटरेक्शन होते थे। और बड़ा कमाल काम किया आप लोगों ने, बजट कंस्ट्रेंट था तो बायोस्कोप में ही तस्वीरें दिखा के। कई बार वो क्या है, मुसीबत के अंदर आपको सोना मिल जाता है। तो उस कहानी में था कि हमने कहा कि अच्छा आपने हमको अपॉइंट कर लिया है तो अब हम फिल्म शूट करेंगे आपके लिए। बोले फिल्म शूट के पैसे वैसे नहीं है हमारे पास, तो फिल्म शूट करेंगे तो चलाएंगे कैसे। मैंने कहा चलिए स्टिल फोटोग्राफी कर लेंगे। बोले उसकी भी नहीं है। मैंने कहा यार तो करेंगे क्या। तो मैंने कहा आपके पास कोई, तब तक मैं सोच रहा था आइडियाज़। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपके पास कोई पुरानी स्लाइड्स तो होंगी। बोला पुरानी स्लाइड्स हैं, उसमें से एक आध जगह वो डॉट वॉट भी हैं तो सही ना। बोला आए ये लो। तो वो आइडिया मैंने बायोस्कोप का लिया था कि वो, और गाना लिया था अगेन, वो मेरे पिताजी सुनाते थे। उस गाने से इंस्पायर होकर मैंने वो लिखा था। पिताजी क्या गाना सुनाते थे? मैं बताता हूँ आपको। तो वो सुनाते थे हमको, लल्लू की दुकान देखो, वल्लू पहलवान देखो, ये देखो दरियाई घोड़ा, ये देखो सारस का जोड़ा, हवा में उड़ती रेल देखो, आँख चोली खेल देखो। ऐसे करके चलती थी वो। तो मैंने उसी से इंस्पायर होकर बायोस्कोप में ये फोटोएं डाल दी। और एक बायोस्कोप जैसे कोई देख रहा हो, और ये गाना रिकॉर्ड कर लिया था हमने। हाँ, चांदी का महल देखो, हाथी उससे झालर से लटकते हाथी देखो, ये देखो वो देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो, मध्य प्रदेश। वहाँ से शुरुआत हुई थी। वो वहीं से हिट हो गया था। और मध्य प्रदेश के टूरिज्म ने बड़ा अच्छा काम करवाया फिर, और चलाया, और उसका उनको नतीजा भी मिला बहुत अच्छा। ये आपने कहा कि एक तो सोल वो वाला कनेक्ट होना चाहिए, और पैसा, तो मुझे वो कैंसर वाला कैंपेन याद आ गया, है ना? कि हाँ करेक्ट। वो थोड़ा बताएं, क्योंकि कोई रिसोर्स नहीं, कुछ भी नहीं, बस शेयर कन्विक्शन। वो कन्विक्शन है कि कुछ आदतें मेरी बुरी हो सकती है। मैं सिगरेट पीता हूँ, मगर कैंसर पेशेंट सोसाइटी के लिए काम भी करता हूँ। मुझे पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए वो अलग बात है। बात यह है कि जो 17 साल का है, जो उस आदत में घुसने का के मोड़ पे है, उसको रोक दूं तो मेरी तरह नहीं बनेगा। तो कन्विक्शन कहीं से भी आ सकता है। हाँ, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो आपने इश्तिहार बनाए थे, हाँ, वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ? दो आप उसकी बात कर रहे हैं, बस वाली की? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बस एंड देन घोड़ा। हाँ, तो बस वाले में तो सोच बड़ी सिंपल थी। वो एक फैक्ट पे बेस्ड थी कि किसी साइंस ने कहा था यू लूज 7 minutes ऑफ योर टाइम ऑफ योर लाइफ ईच टाइम यू लाइट अप अ सिगरेट। और ये किसी सरकारी उसके लिए नहीं था, ये आपके मित्र कैंसर थे? पेशेंट्स। कैंसर हाँ, सोनाल डबराल हाँ, ने ये आइडिया दिया था। बोला यार पैसे वैसे है नहीं, पर एक जागरूकता के लिए बनाना ये है। बनाना चाहिए। मेरे भाई ने कहा कि ठीक है मैं बना दूंगा, नहीं लूंगा पैसे। प्रसून उसने बना दिया। मैंने कैंसर पेशेंट सोसाइटी, जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ पहले से ही, जी, कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन, CPAA, तो उनको बोला, उन्होंने कहा हम चलाएंगे। मीडिया से बात की, बोले हम चलाएंगे। तो वैसे हो गया। और CPA के लिए मैंने दूसरा किया था, फॉर सेकेंड हैंड स्मोक किल्स। थोड़ा ये पहले वाले की वो पंच लाइन तो बता दें, बड़ी कमाल की है। हाँ, वो बस में, हाँ, बस में वो एक बुढ़े लोग हैं, एक लड़का यंग आदमी सिगरेट जला रहा है, और ये बुढ़ा पहले से ऐसे देखता है, फिर उठ के खड़ा हो जाता है, फिर कहता है अब बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए। तो वो लड़का सरप्राइज है कि मुझे क्यों जगह दे रहे हैं बुजुर्ग, ये बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ, मुझे कह रहे हैं बैठ जाओ। वो बैठ जाता है। फिर वहाँ से लाइन आती है, बी नाइस टू स्मोकर्स, दे डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। किलर। और दूसरे वाले में था सेकंड हैंड स्मोक। तो उसमें जोक यही था कि एक एड सिगरेट के इश्तिहार की तरह का बैकग्राउंड है, और वहाँ पे कॉबॉय है जो अपना सर पकड़ रखा उसने,
क्योंकि उसका घोड़ा मर गया है, एंड इट्स सेकेंड हैंड स्मोक किल्स। वो यंगस्टर्स को प्रोवोक करने के लिए था, क्योंकि उनको ये जोक और भाषा सीधे समझ में आती, वो इश्तिहार समझ में आता है जिस पे हम टेक ऑफ कर रहे थे। आप भाषा की बात कर रहे थे, दूरदर्शन के आते ही भाषा के स्तर पर एड एजेंसी की दुनिया में, एड की दुनिया में एक नया पिटारा खुलता है, क्योंकि उसके पहले ज़्यादातर कम्युनिकेशन अंग्रेजी में होता था और प्रिंट में होता और था, प्रिंट में होता था, है ना। और फिर दूरदर्शन होता है, और आपके बॉस जिनको आपने बहुत फॉन्डली याद भी किया है, किताब भी समर्पित की है, सुरेश मलिक, है ना। और फिर मिले सुर मेरा तुम्हारा होता है ना। और तभी आपका ट्रांजिशन भी होता है मेरे ख्याल से ओगिलवी के भीतर, ज़रा वो सब बताइए। तो जब मैं आया था 82 का एशियाड हो चुका था जी, कलर टीवी आ चुका था, हर एक घर में नहीं पहुंचा था मगर कलर टीवी आ चुका था, तो टीवी खुल चुका था 82 में ही। 82 में मैंने ज्वाइन किया था। तो पहले मैं मैनेजमेंट साइड पे था 3 साल 4 साल, क्रिएटिव साइड पे नहीं था। वो साल 1.5 साल के अंदर बाकी लोग मेरे पास आने लगे, यार मेरे टेलीविज़न ऐड में प्रॉब्लम हो रही है, तुम कर दो। तो मैं ऐसे चोरी छिपे उनको कर करके दे रहा था। सुरेश मलिक देख रहे थे कहीं ना कहीं से कि हाँ जो नहीं हो रहा है ये कर देता है। तो फिर 86 के आसपास जब वो मिलीसुर पे काम कर रहे थे, कॉन्सेप्ट उन्होंने लिख दिया था पूरा, मतलब वो फिल्म उनको दिमाग के अंदर फ्रेम बाय फ्रेम मालूम थी। फिर अलग अलग हिस्सों में जाके अलग अलग हिस्सों में ऐसे होगा और ये आर्टिस्ट होंगे, और मतलब 70-80% खांचा उनके दिमाग में खिंच चुका था। उनको गाना चाहिए था, तो वो कई लोगों से उन्होंने बात की, मगर कहीं ना कहीं से वो जो ढूंढ रहे थे कि यार इसमें एनालॉजी होनी चाहिए, इन योर फेस नहीं होना चाहिए मेरा देश मेरा देश मेरा देश, वरना फिर वो तो ऐसे गाने तो बहुत होते हैं। हम इसमें ऐसी कैसी आत्मा भरें जहाँ बिन कहे सब कुछ कह दिया जाए। तो उनको मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा तुम लिखो। तो मैंने लिखा, तो उन्होंने कहा अच्छा इसको थोड़ा और ठीक करो। ये करते करते 18 बार लिखा मैंने, 18 अलग अलग नहीं लिखे, 18 बार उसको फाइन ट्यून करता रहा। और एक दिन फिर एक वो मुझे दूसरी लिकर वाली जगह ले गए, जहाँ मैंने उनको वो सुनाया, बोला वी आर ऑन, दैट इज इट। एंड इफ यू कैन रिसाइट दोज लाइंस, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसें हल्के हल्के। कहीं भी इससे ज़्यादा हमने बोला ही नहीं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था पूरे देश में जिसने कहा मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो। यस, ये और फिर यही बात कई भाषाओं में कही जाती है उस वो नेशनल इंटीग्रेशन हाँ, तो उसमें बड़ा सिंपल ब्रीफ था जो सुरेश ने मेरे को ब्रीफ करने को कहा था लैंग्वेज राइटर्स को, जहाँ मैंने कहा था देखिए आत्मा ये है, अब आप इसको अपने तरीके से कहिए, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, मगर आप लिखिए। तो वो सबने लिखा, सबने अच्छा लिखा। आपने अपनी किताब में भाषा और एक स्टीरियोटाइप कि हम नाम सुन के सोच रहे थे अच्छा ये डिसूजा है तो इसको तो हिंदी नहीं आती होगी, है ना, ये है ना, उस पे लिखा। और वो आपका एक जो आर्टिकल है बैंड्रा 70, वो 87 में लिख दिया था मैंने, 88 में। हाँ, क्या था वो आर्टिकल? बियॉन्ड बैंड्रा इन 17 लैंग्वेजेस। हाँ, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को ये जो भाषा और मैं अपनी एजेंसी ओगिलवी की के यंग लोगों की और जनरली यंग लोगों की आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था कि बम्बई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, देश को मत भूलो। दुनिया का अंत बैंड्रा में नहीं हो जाता, वहाँ से आगे दहीसर भी है। वहाँ पे लोग होते हैं, आम आदमी होता है, उनकी भाषा अलग है,
वरना दैट वाज अ वे ऑफ सेइंग कि तुम अंग्रेजी में फंस के अपने एनवायरनमेंट को देख के देश के लिए एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते। देश बहुत बड़ा है, देश को जानो, देश को देखो। जो आपने एक उदाहरण दिया उसका आदर करो कि यूरोप जैसा है, मतलब कि कितना भिन्न है। हाँ, 100 किलोमीटर पे तो डायलेक्ट चेंज हो जाते हैं हमारे यहाँ। अगर निकलोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो तुम मुंबई टाइप लिखोगे। और मुंबई तो इतना हिस्सा भी नहीं है देश का। तो मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था कि हर एक के घर में एक भाषा और है ना, जिसको तुम घर में दबा के आ गए, लाओ बाहर लाओ। हाँ, चलो तुम मराठी लाओ, तुम ये लाओ, दिमाग तो तुम्हारा है ही। तो वो एक तरीके से बीड़ा उठाया था मैंने, ये खोल के रहूंगा ये पिटारा। और उसमें कई नए नए शब्द भी आते हैं, जैसे उगली उगली वुश, वो कैसे हुआ? वो तो बड़ा आसान है ना, कई बार वो अपन बच्चों से भी खेलते हैं तो कोई मतलब नहीं होता ना। हाँ, कूची कू और तमाम इस तरह के। हाँ, कुछ भी बोलते हैं। और आदत होती है हमारी कि छोटे बच्चों के साथ या बिल्कुल बुजुर्गों के साथ, हाँ, कि उनके गाल पकड़ के बोला हाँ। तो मेरी वाइफ ने कभी ऐसी बोल दिया होगा गुगली गुगली वुच, कि मतलब जस्ट टू से जो चीक फीलिंग सॉफ्ट, वो मैंने उठा के वैसे लगा दिया, क्योंकि वो किसी की भाषा नहीं है मगर सबकी भाषा है। यस। आप भी अपने बच्चे, आपके परिवार में जो भी छोटे बच्चे होंगे, आप उनको ये थोड़ी कहते बेटा तेरी त्वचा बड़ी अच्छी है। आप बोलते हैं डू। तो वही, वो आपने एक भाषा बना दी जो हर एक को समझ में आती है। तो कीप इन टच विद पीपल। अगर आप पीपल से टच नहीं होगा, आप कम्युनिकेट क्या करेंगे? लोग मुझसे कहते हैं मैं क्लाइंट वो मान नहीं रहा है। मैंने कहा तुम एक को कन्विंस नहीं कर पाए तो लाखों को कैसे करोगे? जाओ ट्राई करो। लेकिन एक वाकया ऐसा है जब आपको हवाई में छुट्टियां छोड़ के आनी पड़ी और आपने बड़ी आइकनिक लाइंस लिखी बोर्डिंग पास के पीछे। वो 1993 की बात है। मैं पहली बार हवाई गया था, छुट्टी पे गया तो था अपनी बहन के पास मिशिगन। उनके साथ दिवाली मना रहे थे मैं और मेरा भाई और उसकी पत्नी। और फिर हम हवाई चले गए थे। फिर वहाँ से सामान वामान वहीं मिशिगन में छोड़ के आए थे, क्योंकि दिवाली के लिए वापस जाना था। वहाँ मेरे उस टाइम बॉस थे रंजन कपूर, उनका फ़ोन पहुँच गया मेरी बहन को मिशिगन में कि उसकी बहुत ज़रूरत है, उसको आना पड़ेगा। मेरी बहन ने ढूंढ डांट के हमको हवाई में निकाला, बोला तुम्हारा ऐसे ऐसे फ़ोन आया, तुमको जाना है। मैंने कहा यार क्यों जाना है, ऐसे मैं बड़ी सामान मेरा वहाँ है, मैं दिवाली पे आया। बोला नहीं, इतने अगर बुलाया तो तुमको जाना चाहिए। You are about to lose Cadbury's account. I am coming there. So we were put on a pitch. When a regular agency is put on a pitch, then you are under threat. You can lose. थोड़ा इसको अगर आप और बिल्कुल आम दर्शक जो इस दुनिया से वाकिफ नहीं, एक्सप्लेन कर सकें कि आप किसी के साथ काम करते हैं। समझ लीजिए आप किसी के घर में हलवाई है और आपको पता पड़ता है कि कल उसने 5 हलवाइयों को और बुलाया। अभी तक तो आप महीने भर अकेले काम करते थे और यही बात हुई थी कि आप अकेले खाना बनाएंगे। उसने 5 हलवाइयों को मिलने बुलाया है, तो हो सकता है उसको एक हलवाई पसंद आ जाए और आप आउट हो जाएं। तो पिच का वही होता है कि जब एक चीज़ को 5 दिन लोगों के लिए खोल दिया जाए, इसका मतलब आप करंट चीज़ से आपको पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपकी जगह खतरे में है, आपकी जगह खतरे में हो सकती है। जब भी बुलाया गया आपसे कुछ प्रॉब्लम तो है, वरना बुलाता क्यों? तो ऐसे हालात में मुझे बुलाया गया था। कैडबरीज ने पिच खोलने की बात की थी, तो मैंने कहा था ब्रीफ क्या है, तो उन्होंने फ़ोन पे मेरे को बताया था कि ब्रीफ सिर्फ यही है कि जो लोग, जब बच्चे बड़े होते हैं 10-12 की उम्र से निकल के 15 साल के होते हैं, तो उनको लगता है कि अभी मैं पब्लिक में ये चॉकलेट खाता देखा जाऊंगा तो मैं बच्चा समझा जाऊंगा। क्योंकि हमारी एडवर्टाइजिंग भी पहले उस टाइप की थी, क्योंकि बच्चे 70% कंज्यूमर थे कि उसने कुछ अच्छा कर दिया तो चॉकलेट दे दी, होमवर्क नहीं किया तो बोले नहीं दूंगे। तो इट वॉज अ मैनिपुलेटिंग थिंग। उसको खोलना था, यूनिवर्सल करना था, क्योंकि लोगों को तो पसंद थी मगर खुल के नहीं खा रहे थे।
तो उसी पे मेरे को आइडिया आया था कि देयर इज अ चाइल्ड इन ईच वन ऑफ अस, नो मैटर हाउ ओल्ड वी आर। उसी पे मैंने बोर्डिंग ये आपने कार्ड के फ्लाइट में पीछे, ही हाँ, बोर्डिंग कार्ड के पीछे लिखा था गाना। और उस टाइम पहली बार इंग्लिश में लिखा था, और यहाँ आके रिकॉर्ड करके फिर मैंने उसको हिंदी में लिखा। अच्छा। और हिंदी में भी फिर आप ही ने उसको, कुछ खास है? हाँ, मैंने लिखा ना फिर, और रिकॉर्ड करने के बाद में लिखा टू मैच द साउंड। और वो वर्ड्स बड़े अच्छे थे, बिकॉज वो एप्लीकेबल है हम सबको लाइफ में, लाइफ लॉन्ग वर्ड्स हैं वो, कि कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, खास है बात है, क्या स्वाद है ज़िंदगी में। अच्छा, इसमें जैसे आप नरेंद्र मोदी के जिक्र में कह रहे थे कि भाई मैं तो 55 मिनट से बोल रहा हूँ, तुम्हें 60 सेकंड में दिखाना है। अब डिजिटल और ये सब आने से थोड़ा सा मियाद का दबाव खत्म हो गया क्या? मुझे वो फॉर्चून ऑयल वाली फिल्म याद आ रही है। हाँ, वो 4 मिनट 22 सेकंड बुदापेस्ट में शूट किया आपने। हाँ, नहीं, मियाद का क्या है कि लोगों का नज़रिया है वो। एक तरीके से तो आप लंबा कर सकते हैं, एक तरीके से वो डिजिटल वाले बोल रहे हैं नहीं नहीं आप 7 सेकंड का ऐड बनाइए। मैंने कहा बेटा तुमको लॉन्च किया था तो तुमने तो 2.5 मिनट से अपने आप को लॉन्च किया था, अब दुनिया से कह रहे हो तुम 7 सेकंड का बना ले। तो वहाँ पे देखो मियाद का यही होता है कि अच्छी चीज़ लिखो तो आदमी शेक्सपियर भी पढ़ता है, बकवास लिखोगे तो एक पन्ना भी नहीं पड़ेगा। तो हर चीज़ को कितना वक्त चाहिए वो आइडिया पे डिपेंड कर सकता है। तो उस तरीके से खेलना चाहिए। ये वक्त मैंने कितनी बार चलाया, तुमने कितनी बार घास काटी ये गिन रहे हो, ये एक बार बड़ा अच्छा पौधा लगाया जो पूरे बगीचे में फैल गया। सोचने का तरीका है ये। मैं मानता हूँ कि अच्छा काम करोगे तो तुमको मीडिया में पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे। तो इससे मैं आता हूँ आपके फॉर्चून के ऐड पे। तो मुझे अच्छी ब्रीफ दी थी बहुत क्लाइंट ने भी, वो भी एक अहमदाबाद में शादी थी अभी, टी टेस्टिंग टाइप सेशन में ही दी थी। ब्रू अलग अलग थे। तो वो बोले कि पीयूष ये समोसे से हर आदमी तलता है तेल के ऐड में, कुछ ऐसा करो ना रुला दो लोगों को, जो बात पहुंचे अंदर तक। दैट वॉज द ब्रीफ। तो मैं जब गया मैंने कहा देखो पहले लेंथ मत पूछना, अब मैं कहानी सुनाता हूँ। तो मैंने कहानी सुनाई। वो एक्चुअली वो 2 लोग थे, सीनियर लोग। वो कहानी उसकी बड़ी सिंपल थी कि एक जवान आदमी है जो अस्पताल में भर्ती है, सर में पट्टी बंधी है और अस्पताल के रूल हैं। उसकी दादी है जो बहुत प्यार करती है उससे। उसको याद है कि उसको बचपन में उसकी बनाई हुई दाल कितनी अच्छी लगती थी। तो उसके और नर्स के बीच में एक खेल चल रहा है। वो नर्स से कह रही है एक बार मेरी दाल पिलाने देना। वो कह रही नहीं, मैंने आपको कितनी बार मना किया है, बाहर का खाना अलाउड नहीं है। बोला बाहर का नहीं है तो घर का है मेरे। तो कई बार धमकी भी देती है उसको, नर्स को, कैसी औरत है तू। वो नर्स नहीं मानती है। और ये सिलसिला प्रलोभन भी देती है। हाँ, प्रलोभन भी देती है। एक बार खाना भी उसके लिए तू खा के देख। तो बड़े खूबसूरत रिश्तेदारी है, एक बहुत ही डिसिप्लिन नर्स और एक बहुत ही ममता भरी दादी की। तो एंड में वो नर्स कहती है अच्छा 2 चम्मच पिला लो। एंड वो पिलाती है और वो पीता जाता है वो दाल। वहाँ गाना बड़ा अच्छा लिखा था मेरे टीम वालों ने, पूरा बचपन जुमा पर रख दिया, तेरी आँच का उतरा जो मैंने चख लिया। एंड पूरी कैंपेन की लाइन थी घर का खाना होता है, फॉर्चून ऑयल। और ऑयल बिल्कुल तो लास्ट में आता है उस फिल्म में, कहीं कोई और नहीं। और 4 मिनट 22 सेकंड की फिल्म उस क्लाइंट ने स्टार टीवी पे ब्लॉक करके प्राइम टाइम में चलाई। उसने ये नहीं सोचा कि कल चलानी पड़ेगी कि नहीं। 3 साल उसको कुछ नहीं चलाना पड़ा। तो यही है कि एक 100 तुम सुनार की कर लो, एक लोहार की कर लो, पसंद आपकी है, डिसीजन आपका है।